तो अब स्प्रिंग फोर्स करते हैं। जब अपन कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस कर रहे थे तो एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो मैंने लिस्ट किया था, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं स्प्रिंग फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट करता है। तो स्प्रिंग से तो आप सब फैमिलियर होंगे, है ना, आपने देखी होगी स्प्रिंग जो है वो उसको स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करती है वो, है ना। उसको कंप्रेस करते हैं तो फिर वो वापस अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक स्प्रिंग अपन ने ले ली, उसको उसका एक एंड जो है वो फिक्स कर दिया है किसी दीवार पे या किसी एक पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे, और दूसरी तरफ जो है वो एक मास अटैच कर दिया है ना, मास m अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इस स्प्रिंग को यदि हम स्ट्रेच करते हैं, है ना, या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए हम क्या मेजर करते हैं कि जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में है ना, स्प्रिंग जो है वो ना तो स्ट्रेच कर रही है ना कंप्रेस कर रही है ना, नेचुरल लेंथ। तो इसको अपन कोई भी लेंथ दे सकते हैं, है ना, लेंथ L। ठीक, तो उस नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग जो है उसने कितना एक्सटेंड किया है ना, कितना स्ट्रेच किया है या कितना कंप्रेस किया है। ठीक है, तो ये नेचुरल लेंथ पे जो मास की जो पोजीशन है उसको x = 0 अपन बोल देते हैं। ठीक है, और नेचुरल लेंथ से इस तरफ अपन ने स्ट्रेच किया तो इसको x0 बोल देते हैं। तो टोटल स्ट्रेचिंग कितनी हो गई, x0। ठीक है, और यदि हमने कंप्रेस किया तो टोटल कंप्रेशन जो है वो कितना हो गया, x = -x0। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जो एक्ट करता है वो जो इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्या मतलब निकला कि जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, है ना, ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और जब हम कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स के अलावा x डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है। ठीक है, इसका वेट जरूर होगा, है ना, वेट और नॉर्मल फोर्स, पर वो जो है वो x डायरेक्शन में नहीं है, वो y डायरेक्शन में है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में केवल स्प्रिंग फोर्स ही एक्ट कर रहा है और कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो जो स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है kx, जहां x क्या हो गया, स्प्रिंग को हमने कितना स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, है ना, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। और डायरेक्शन क्या हो गया, जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे इस वाले केस में हमने इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने उसको स्ट्रेच किया फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस किया, है ना, x = 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस इक्वेशन से डिफाइन हो जाता है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक यदि अपन देखें तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो अपने को दिख रहा है, क्या, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, x पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसका नेचर जो है वो इस इक्वेशन से डिफाइन हो जाता है तो हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं पोजीशन 1 बोल देता हूँ, इसको पोजीशन 2 और इसको पोजीशन 3। ठीक है, तो जब 1 से 2 हम लेकर के जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब U2 - U1 ये कितना होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कितना काम कर रहा है, वर्क कितना कर रहा है, F डॉट ds। तो अभी चूंकि केवल x डायरेक्शन में मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं तो ds को जो है वो dx के रूप में लिख सकते हैं अपन, F डॉट dx। ठीक है, और dx इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है,
इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, इस केस में जो ये कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, एक्स इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस 180 तो हो गया माइनस एफ डी एक्स, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूं, ये जो k है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको दो टर्म से अपन डिनोट करते हैं नॉर्मली, या तो इसको बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, और या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर लेते हैं। स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा ही, है ना। टाइट स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगा और जो बहुत ढीली वाली जो स्प्रिंग होगी उसके लिए कम होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है मतलब स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो वर्क डन निकालते हैं कंजर्वेटिव फोर्स से, वो क्या होगा, इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेट इसको हम करेंगे 0 से x0 तक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है उसका केवल मैग्नीट्यूड हम डालेंगे, है ना, माइनस के एक्स दोबारा नहीं डालेंगे, केवल के एक्स डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन है, जब अपन ने ये ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन जब निकाली थी, उसको अपन ने अकाउंट फॉर ले लिया, है ना। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन यहाँ था और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये था, एंगल 180 डिग्री माना, और इसीलिए ये माइनस टर्म आई, ठीक है। तो चूंकि डायरेक्शन अपन एक बार ले चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब केवल मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत है, माइनस के एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो u2 माइनस u1 कितना हो गया, u2 माइनस u1 माइनस ऑफ wc था, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। u2 माइनस u1 जो है वो इतना हो गया। तो 0.2 की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0.1 की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह का एनालिसिस अपन तब भी कर सकते हैं जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो इस केस में अपने पास में क्या आएगा, यहां पे लिख दें u3 माइनस u1 हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक। 1 पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है पार्टिकल की, है? और मैं वर्ड पार्टिकल यूज कर रहा हूं, बट ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी होती है वो सिस्टम की होती है, ठीक है। मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूं। तो इसमें सिस्टम एक्चुअली क्या है, स्प्रिंग प्लस मास, ये दोनों है। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग और मास दोनों के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पर मैं अपने और आपके मतलब सिंप्लिसिटी के लिए बेसिकली, है ना, पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशन के केस में अपन कहते थे कि भाई मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। हर बार ये नहीं बोलते थे कि मास की और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है ना, वो अजीब सा लगता है। तो पर ये अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो u3 माइनस u1 जो है वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, जैसे यहां तक हम मास को लेकर के गए 0.2 तक, और मास को यदि हम छोड़ देते हैं तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी, है ना, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक तो स्प्रिंग फोर्स लिख लिया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने निकाला u2 और u1 के बीच में, है ना, उसको लिख लिया। तो अब ऐसा करते हैं, इस बॉडी को जिसका मास m है ना,
पॉइंट नंबर 2 पे वो रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे रख के फिर हम इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, हमने छोड़ दिया उसको। तो पॉइंट नंबर 1 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको निकालते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो अपन ने देखा था उसमें क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी, 0 होगी टोटल, ठीक है, यदि केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर। तो अच्छा, इस वाले केस में हमने इस सरफेस को फ्रिक्शनलेस लिया है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में केवल कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस केस में, u1 माइनस u2, ठीक है, क्योंकि अपन 2 से 1 जा रहे हैं, तो u1 माइनस u2, तो u1 माइनस u2 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी और यहाँ पे अपन काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर मान लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट k बाय एम एक्स नॉट, ठीक है। ये वेलोसिटी हो जाएगी और ये वेलोसिटी कहाँ पे है, 1 पे है। अच्छा, तो जैसे यदि हम इसको छोड़ देते हैं, है ना, मास को जैसे अपन ने रिलीज कर दिया है, तब ये मास यहाँ पे रुकेगा तो है नहीं, है ना, यहाँ से अपन ने छोड़ा, मास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एनर्जी जो थी वो एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक, यहाँ पे सारी एनर्जी एंटायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेचिंग 0 है, ठीक है। अच्छा, अब जो है स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगी, तो जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाएगी। अपन इसका यदि ग्राफ प्लॉट करें, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो जिस तरह से वेरिएशन हो रहा है ना, वो कुछ इस टाइप का लगेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ्स का वेरिएशन है। ये जो रेड लाइन है ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना, एक्स नॉट पे मैक्सिमम है और इक्विलिब्रियम पे 0 है, और ये ब्लू लाइन है वो काइनेटिक एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक जो है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये मूव करता रहेगा, और इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, SHM बोलते हैं। तो ये तो एक सेपरेट टॉपिक ही है आपके जेईई के सिलेबस में, तो वो टॉपिक जब अपन करेंगे तो वहाँ पे तो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक।